हाय, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह पराशर ट्यूटोरियल की यूट्यूब साइट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम फिर सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आज से पहले हमने क्या किया था, यानी पिछले क्लिप में हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और सेल्स के बारे में। आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो हम सभी कंपोनेंट्स को मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि ये हमारा है सेल, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेल। अब सेल के दो पार्ट्स हैं। मैंने सेल को क्या किया, दो भाग में बांट दिया। पहला आपका सेल मेम्ब्रेन और दूसरा आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन भी है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फिर कोई पार्ट नहीं है, यह अकेला सेल मेम्ब्रेन है। अब दूसरा चीज़ है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म को फिर से दो भाग में बांटते हैं। एक है हमारा साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहा जाता है। इसलिए ये भी देखिएगा कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म दोनों सेम हैं। और फिर इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, फिर प्रोटोप्लाज्म और मेटाप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये जो पूरे साइड्स में है, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत हमने जो कुछ भी रखा है ये सारा लिविंग पार्ट है। याद रखिएगा, सेल का ये सारा क्या है, लिविंग पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये नॉन लिविंग पार्ट है। तो क्या क्या है, प्रोटोप्लाज्म में आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। फिर उसके बाद है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है और गोल्जी अपैरेटस भी है, ठीक है। फिर लाइसोसोम है, फिर प्लास्टिड्स है, फिर माइक्रोट्यूबल्स है। यानी ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी लिविंग पार्ट्स हैं सेल के। अब हम नॉन लिविंग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। मेटाप्लास्ट है, पिगमेंट्स है, वैक्यूल्स है, फैट है, ग्लाइकोजन है एंड प्रोटीन है। ये सभी जो है क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स है सेल्स के। इसके अलावे ये जो जितना पार्ट है ये सब कहाँ पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म में एक दूसरा पार्ट भी है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एक अलग चीज़ है, मतलब हम अगर पूरे सेल के बारे में बात करें तो हम उसमें न्यूक्लियस को अलग कर देंगे। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस मेरा हमेशा मिडिल में होता है और प्लांट सेल में वो साइड में होता है, ठीक है। तो अब हमेशा मिडिल में होता है न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, फिर क्रोमैटिन है, फिर न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो ये इसका अपना पार्ट है न्यूक्लियस का। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, सेल में। ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती है, सेल में, यानी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सबसे खास बात थी, जो खास डिफरेंसेस थी, वो ये कि जो ये यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला सेल का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल का सबसे बाहरी पार्ट सेल वॉल। लेकिन क्या सभी सेल का बाहरी पार्ट सेल वॉल होता है, तो नहीं। एनिमल सेल का जो बाहरी पार्ट होता है वो सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल, उसके बाद आपका ये फंजाई और फिर आपका प्रोटिस्ट्स, कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं, इनके बाहरी पार्ट जो हैं वो सेल वॉल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, अ सेल वॉल कैन हैव अप टू 3 पार्ट्स, मतलब हम उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सबसे बाहरी भाग जो है ये हमारा फिगर है। इस फिगर में आप देखिएगा ये सबसे बाहरी पार्ट जो है, बाहरी भाग, ये है मिडिल लैमेला, ये है मिडिल लैमेला, ठीक है। ये बना हुआ होता है पैक्टीन का। यह किसका बना हुआ होता है, पैक्टीन का। अब एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ये मिडिल लैमेला के ठीक नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। उस स्पोर्स को क्या कहते हैं, उस स्पोर को कहा जाता है
प्लाज्माडेस्माटा, स्पेलिंग होगा PLAS, प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? ये जो है मिडिल लेमना और प्राइमरी वाल के बीच का जो पार्ट है, जो जगह है जिसमें छिद्र होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी वाल का। ये प्राइमरी वाल जो है ये पतला होता है, ठीक है, और जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद इसके अंदर जैसे जैसे ये सेल मैच्योर होता है, इसका जो ये वाल है ये धीरे धीरे लिग्निन और क्यूटिन से क्या हो जाता है और दूसरी चीज़ों से ये भरने लगता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाता है और इसके जगह पर सेकेंडरी वाल जो है आ जाता है। सेकेंडरी वाल जो यहाँ है ये इसकी जगह पे इसका जगह धारण कर लेता है और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाल जो है ये एक प्रकार का इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, इस पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ये सारा क्या है? ये सारा जो है सेल वाल ही है, तो ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइमरी वाल जो है वो बना हुआ किस चीज़ का होता है, तो प्राइमरी वाल जो है वो बना हुआ होता है वाटर का, ये होता है आपका लिपिड्स का, ठीक है, ये प्रोटीन का, उसके बाद है आपका और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में मिलकर के जो है इसका प्राइमरी वाल का निर्माण करती हैं। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्क क्या होता है, किसका वर्क? वर्क मतलब ये सेल वाल का जो है सो वर्क क्या है? तो सेल वाल का जो वर्क है वो है शेप। एक तो यह आकार प्रदान करता है, ठीक है, क्या प्रदान करता है? आकार। उसके बाद है रिजिडिटी प्रदान करता है और दूसरा ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन अगर आपको हो प्राइमरी वाल में, तो प्राइमरी वाल के बारे में आप समझ लीजिएगा कि ये इसमें सेलुलोज का बना होता है, हेमिसेलुलोज इसमें होता है, उसके बाद आपको पेप्टिक पदार्थ होता है, फिर आपका लिपिड होता है, फिर मिनरल्स होता है, फिर वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है, ये सब कुछ मिल के बना हुआ होता है प्राइमरी वाल। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम मिडिल लेमना को एक्सप्लेन कर दिए, ये बीच वाला पार्ट जो है ल्यूमेन होता है और ये उसके बाद वाला पार्ट प्राइमरी वाल, इसके बाद सेकेंडरी वाल। प्राइमरी वाल धीरे धीरे जब सेल मैच्योर होता है तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है धीरे धीरे और उसके जगह पे सेकेंडरी वाल जो है हो जाता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन से पहले ये जो सेल वाल है इसकी जो मोटाई है इसके बारे में मतलब ये वैरी करता है अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग चीज़ों का सेल वाल अलग अलग जैसा होता है, प्लांट का अलग और आपका जो फंजाई का अलग। तो इस सेल वाल का जो मोटाई है वह 0.1, एक मिनट, यह जो है 0.1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक इसका जो है साइज होता है। तो इसके बारे में एक और भी खास चीज़ है सेल वाल के बारे में कि इसकी जो मोटाई है वो वेरीज करती है अलग अलग जगहों पे, लेकिन अगर कितना हो सकता है तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। अब हम बात करेंगे किसका? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे बाहरी परत है किसका? सेल का। कौन से सेल? एनिमल सेल का। एनिमल सेल के सबसे बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जिस प्रकार सेल वाल होता है उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि सेल वाल जो है वो डेड सेल है, ठीक है, सेल वाल डेड सेल है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग सेल है। ठीक है, सेल वाल की खोज भी रॉबर्ट हुक नहीं की थी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेल वाल की खोज भी कब किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक नहीं की थी। क्यों? क्योंकि कॉर्क का जो सेल है, जिस सेल को उन्होंने खोज किया वो कॉर्क था। किसका कॉर्क था? वो एक ट्री का कॉर्क। तो बाहरी पार्ट जो होता है जिसको हम बार्क कहते हैं वो स्पेनिश ओक का पेड़ था, ठीक है, उसी का जो बाहरी पार्ट था जिसको हम कॉर्क कहते हैं या बार्क कह सकते हैं, उस पे उन्होंने खोज किया था। तो जो सेल उनको मिला था वो डेड सेल था, यानी वो सेल वाल था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, सॉरी। अब है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करता है? जिस तरह से ये सेल वाल प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल में, उसी तरह से एनिमल सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा,
दूसरा इसका और भी फंक्शन है, जो हम फंक्शन इसके फंक्शन को बाद में बताएंगे कि इसका और फंक्शन क्या है। लेकिन हम सबसे खास बात जानें कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे मॉडल्स आए जो इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन सबसे जो बेहतर मॉडल है जो आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट मॉडल ऑफ अ बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, proposed by the Singer and Nicholson in 1972। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने बायोमेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक खास तरह का मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या था उसमें, उन्होंने क्या बताया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस सेल मेम्ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, बेसिकली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन। तो उन्होंने कहा कि लिपिड और प्रोटीन जो है वो समान मात्रा में व्यवस्थित नहीं होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में लिपिड और प्रोटीन जो है वो समान रूप से बटे हुए नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ कि किस प्रकार रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि लिपिड जो है वो समुद्र की तरह है, सी की तरह। लिपिड कैसा है? सी के तरह। और प्रोटीन कैसा है? आइसबर्ग की तरह। जिस तरह से समुद्र में आइसबर्ग ऊपर की तरफ तैरता रहता है, उसी प्रकार लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन रूपी आइसबर्ग या आइसबर्ग रूपी प्रोटीन, सॉरी, लिपिड रूपी समुद्र रूपी लिपिड में, रूपी लिपिड में आपका आइसबर्ग रूपी प्रोटीन जो है वो तैरता रहता है। मतलब लिपिड सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। और उस सेमी लिक्विड फॉर्म में जो प्रोटीन है वो क्या करता है? तैरता रहता है। यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, क्लियर हो गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार, मतलब सिंगर एंड निकोलसन के अनुसार, जो लिपिड है वो समुद्र के जैसा है और जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग के जैसा है। जिस प्रकार समुद्र में आइसबर्ग तैरता रहता है उसी प्रकार से लिपिड में प्रोटीन जो है वो तैरता रहता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे फंक्शन का कि फंक्शन क्या होता है। तो हम जब फंक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला चीज़ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेम सेल्स एज वेल एज बिटवीन वन सेल एंड अनदर। मतलब क्या होता है, एक सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि। फिर उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर में है। तो ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उन्होंने तो फंक्शन क्या है इसका, सेल मेम्ब्रेन का, कि ये जो है मटेरियल और इन्फॉर्मेशन को सेल के अंदर में एक जो पार्ट है सेम का, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक क्या करता है, यह पहुंचाने का काम करता है किसी भी तरह के मटेरियल और इन्फॉर्मेशन को। और दूसरा क्या करता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक, सिर्फ सेल के अंदर में ही नहीं, एक सेल से दूसरे सेल तक भी यह इन्फॉर्मेशन और मटेरियल्स को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। किसी भी तरह की जो क्षति होती है सेल का, उस सेल के क्षति को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक कर लेता है। चूँकि वो फ्लेक्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहीं से भी कट फट जाता है हमारे हाथ में तो हम देखते हैं क्या कि वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब वो पार्ट जो है धीरे धीरे भर जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि अगर वो टूट जाता है किसी भी तरह से तो वो फिर से अपने आप जुड़ जाता है। दूसरा कि ये किसी भी तरह का जो खतरा होगा, जिस तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर जो है हमारा क्या होता है, रिब केज होता है, तो वो रिब केज जिस तरह से प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक उसी प्रकार से सेल ऑर्गेनल्स को सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद सेक्रेटरी, एक्सक्रेटरी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा सेल जो है वो क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो बाहर की तरफ फेंक देने का काम करता है। चूँकि मटेरियल के आदान प्रदान करने का काम वो करता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फेंक देता है। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल से दूसरे सेल में सेपरेशन बना के रखता है।
दूसरा कि सेल ऑर्गेनेल जो होता है सेल के अंदर में, उसको वो बाइंड करके रखता है, बांध करके रखता है, ताकि सेल ऑर्गेनेल जो है वो मूव करके दूसरी तरफ में चल जाए। एक काम ये भी कर सकता है। और भी मतलब सेल मेम्ब्रेन के और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। वो एक बाहरी इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से अलग रखता है। जैसे बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर के जो टेम्परेचर है, उस दोनों को वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, दोनों को बांट के रखता है। तो एक तरह से बैरियर का काम भी करता है। तो इस प्रकार जो है सेल मेम्ब्रेन का वर्क है। तो हम नेक्स्ट क्लिप में हम इसके और जो ऑर्गेनल्स हैं उस ऑर्गेनल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।